Hey, what's going on guys and welcome to another video। इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जो इंडिया से तो चली थी सरबजीत बन के और यूके आते ही शैबी बन गई। सो प्लीज वेलकम सरबजीत कौर। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू? I'm good. How are you? पक्का? अभी तो वो ओके सरबजीत आज हमारे साथ है। इनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे, इनकी वीज़ा जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे किन किन स्टेप्स को फॉलो करके इनको वीज़ा मिला था एंड ग्रेजुअली हम मूव करेंगे यूके में इनकी अभी तक की जर्नी कैसी थी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, वेयर डू यू कम फ्रॉम? So basically पहले मैंने बीकॉम किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ही बेसिकली मैं कर रही थी एंड देन एक पॉइंट पे मुझे आके लगा कि ब्लॉक हो गया। आई मीन आई नो एवरीथिंग नाउ, अब आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, एक्सप्लोर। तो फिर मैंने देखा कि इंडिया में जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। देयर इज नथिंग, दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग, एनी वैल्यू। तो उसके बाद मैंने यूके में चेक किया एंड they are like really pretty good courses. So Okay. मैंने decide किया that I'll pursue digital marketing only और same field में मैंने फिर UK में सो course बीकॉम कौन सी ईयर में किया आपने? 2015 में। सो 15 से लेकर 8 इयर्स का आपको गैप है। बिकॉज बीच में मैं मतलब दूसरी जॉब्स की, मैंने बीपीओ में जॉब किया, आई वाजंट हैप्पी एंड देन फिर डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स मैंने किया एंड देन 4 साल का कंटिन्यूअसली फिर मेरे पास अब किस इनटेक में आई यहाँ पे? जान इनटेक में। जैन इनटेक 2023। सो एक बहुत कॉमन लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि मेरा 5 साल का गैप है, 6 साल का गैप है। सो गाइज शी इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल। 8 साल 7 साल का गैप है एंड शी डिडंट फेस एनी इश्यूज। मेरा भी 5 से 6 साल का गैप था। ओह सो या आई मीन 5 से 6 साल का गैप निधि का था, ऑलमोस्ट 8 साल का गैप सैबी का है। सो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है अगर आपको यूके आना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग योर मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन, जो भी कोर्सेज हैं, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। सो आपने जब अपना यूके वीज़ा जर्नी स्टार्ट किया, सबसे पहला स्टेप इज़ ऑब्वियसली कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। हाउ डिड यू डू दैट? एंड उससे भी पहले एजेंट, सो आपने खुद से किया है, एजेंट के थ्रू किया है, कैसे किया? नो, सो मैंने एजेंट के थ्रू किया। एजेंट भी एज एन वो प्रॉपर वीजा एजेंट्स नहीं थे, जो लेवरेज एडियो करके एक है कंपनी। सो नाउ दे आर बिग। जब मैंने स्टार्ट किया था दे वर आल्सो न्यू। तो उसमें क्या होता था, दिल्ली नहीं, दे आर लाइक ऑनलाइन ही है, वो रिमोट दे आर वर्किंग। मैं कभी भी इन पर्सन उस इंसान से मिली भी नहीं आज तक नहीं। तो हुआ ये था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली मैंने किया हुआ था, तो मैं वेबसाइट्स देख रही थी, मैं एड्स देख रही थी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग की सबसे अच्छी ऐड किसकी है, मैं देख रही थी रेलेवेंसी क्या है। ठीक है, तो लेवरेज एडियो का मुझे पता चला, अप्लाइड एंड मैंने उनको कुछ भी पे नहीं किया। सिर्फ 1500 स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन फीस थी एंड कॉल करती उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि साबी यू आर एक्चुअली अ स्टूडेंट या सिर्फ आपको जाना है उधर। तो ना टोल्ड हिम कि नहीं, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड, मेरे को कोर्स करना है एंड सिर्फ एम हवाबाजी नहीं करनी है। सो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा बजट पूछा और मेरा कोर्स पूछा एंड एवरीथिंग कि मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ एंड देन दे गेव मी लाइक 5-6 यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा गैप ज़्यादा था, तो उन्होंने मेरी कंसीडर नहीं की एप्लीकेशन। टी साइड यूनिवर्सिटी आई बिलीव, उसने मेरी कंसीडर नहीं की। बट LBU इज़ लाइक एनीवेज, वो जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखी तो LBU मेरी एनीवेज सबसे पहले ही था कि मुझे अगर इसमें मिल गया तो आई एम नॉट गोना वेट फॉर एनी अदर यूनिवर्सिटी। और वही हुआ कि टी साइड से तो खैर रिजेक्शन ही आ गया था। रिजेक्शन क्या, उन्होंने कंसीडर नहीं किया, फाइल ही नहीं कंसीडर किया। LBU से मेरे को सेकेंड एक्सेप्टेंस आ गया एंड उसके बाद मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन रोक दी थी। तो that was pretty easy for me. So you said कि LBU was right at the top for you. It was sort of a first option for you. So यहाँ पे एक question बनता है कि why was LBU the first and what factors did you consider while choosing this university? So basically my because I was handling this client university connection, तो उनका क्या था कि वो लोग का काम ही ये था, they used to guide students. ठीक है, जो ASAT एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उनके साइड से मुझे ऑलरेडी पता था कि मतलब लिस्टेड A यूनिवर्सिटीज पे तो नहीं ही होने वाला है मेरा, एंड दिस इज लाइक लिस्ट B यूनिवर्सिटी। उसके लिए आपका जो पीछे का प्रोफाइल है बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो वो तो ऑब्वियसली नहीं था, तो जो पता है ऑलरेडी तो वो उसमें हाथ ही नहीं डालना था। तो लेकिन LBO काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी,
कोर्स वाइज, क्योंकि जो भी मॉड्यूल्स वो लोग बता रहे थे वो बिल्कुल टू द मार्क थे जो मुझे चाहिए थे। सेकेंडली फीस बिल्कुल कंसिडरेबल थी कि ठीक है, यू नो आई कैन अफोर्ड दिस, बिकॉज फीस इज बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड उसके बाद इन लोगों का एडमिशन प्रोसेस अच्छा है, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ ये हर किसी को एप्लीकेशंस नहीं भेज रहे थे। अभी पीछे ये हुआ था सितंबर इनटेक में, बिकॉज मेरा जान इनटेक था, तो मुझे सुनने में आया था कि सितंबर इनटेक में 2022 में ये हुआ था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहती थी जिन्होंने आइल्स के नहीं लिया, आपका कुछ इंटरव्यू नहीं हुआ, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दे दिए थे, लेकिन फिर कैश के टाइम पे उनके पास सीट्स ही नहीं थी। सो LBU वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जिसने ऐसे बहुत सारे ऑफर लेटर नहीं दिए थे। उनकी एक लिमिट थी। तो आपने आइल्स दिया था? या और आइल्स का सर्टिफिकेट भी सबमिट किया था? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। इफ आई मे आस्क, आपकी कितनी रेटिंग आई थी आइल्स में? मेरी 7 मार्क्स थे। ओके, ग्रेट। बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइल्स के बिना भी हो जाता है इसमें LBU में होता है, बट आपके इंग्लिश के एग्जाम्स मैटर करते हैं, तो वो मेरा 2-3 इंग्लिश में मार्क्स आपके 12th में कितने थे वो मैटर करते हैं, राइट। एंड तो मेरे 1-2 मार्क्स कम थे तो इसलिए मुझे आइल्स देना बट पड़ा। आई थिंक 12th के मार्क्स ग्रेजुएशन में मैटर करेंगे, मास्टर्स के लिए आपका ग्रेजुएशन? नहीं, सिर्फ इंग्लिश। ओके, सो या बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक हमारे टाइम पे शायद निधि के केस में भी ऐसा था कि जो हमारी एजेंट ने बोला था कि आप सर्टिफिकेट बनवा लो ग्रेजुएशन से, जहाँ भी आपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी से किया है, एंड उसके बेसिस पे भी हो जाएगा। तो हमने वो सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था, बट देन आइल्स भी, और इतनी मेहनत करके आइल्स के एग्ज़ाम दिए थे। इंग्लिश आपने पढ़ा है या फिर इस ऐसा सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी से आप लेटर लिखवा के दो, देन वो भी काम आ जाएगा। नहीं, मतलब मेरे एजेंट ने ऐसा मुझे पहले उसने पता क्या किया, एडमिशन जब मेरे पास ऑफर लेटर आया, he said कि आपको देना नहीं पड़ेगा आइल्स एग्जाम, एंड आई वाज वेरी लाइक ठीक है नहीं देना पड़ेगा, बट बाद में यूनिवर्सिटी से रिक्वायरमेंट आई थी। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स ये चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं, एजेंट टू एजेंट भी इनफैक्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि आइल सबमिट करने से आपके चांसेस हैं थोड़े से बेटर हो सकते हैं, क्योंकि जब जो भी आपका वीज़ा की फाइल हैंडल कर रहा होगा, दे वुड बी अ बिट मोर अश्योर्ड कि हाँ भाई स्टूडेंट जेन्युइन है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि आपने आइल सबमिट किया था। फीस कितनी आपने पे करी? फीस मैंने टोटल 50% की थी, 6 लाख, मतलब 15 लाख फीस थी। 12 बट 3,000 स्कॉलरशिप, 3,000 पाउंड स्कॉलरशिप थी, जो ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिली है। हाँ, सो उसका नाम ही उसका इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कुछ करके है, तो मोस्टली सबको मिल जाती है। मोस्टली स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब That इंडिया में was a ज़्यादातर big- रहता है हाँ, स्कॉलरशिप मिली है तो कुछ तीर मारा है, ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा रहता है, हाँ, बट 100 में से 90% स्टूडेंट्स को, सबको नहीं मिली, 90 को मिली है। डिस्काउंट टाइप का है, स्कॉलरशिप का नाम दे दिया है, Yes, बट exactly. डिस्काउंट है। सो या दैट्स गुड। 12,000 आपने फीस पे करी, एंड योर कोर्सेज? MSc मार्केटिंग एंड डिजिटल स्ट्रैटेजी। ओके, सो MSc एज इन, सो जिन लोगों को नहीं पता है, यूके में इवन US में जो MSc है, इट्स बेसिकली योर मास्टर्स, इट्स नॉट मास्टर ऑफ जो इंडिया में टिपिकली जो होता है, आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर मास्टर्स ऑफ साइंस, बट जैसे इंडिया में होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड वो सारे सब्जेक्ट्स लेके आप MSc करते हो, नहीं, यहाँ पे आप वेरियस सब्जेक्ट्स लेके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सैबी का है, एंड निधि का मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है। So up MSc in those things, you can also do masters. Especially a very good thing about MSc is that it's just for 1 year, unlike in India जहाँ पे 2 साल की है, and even in MBA अगर आपको करनी है तो usually MBA 2 साल की होती है। So that's a very good thing, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपना कोर्स ख़त्म करके आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, so that really gives you a good return on your investment. और फीस 12 लाख, आई मीन कंसिडरिंग इट्स यूके, 12 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ मैनेजेबल, सो या आई वुड से इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, गुड फीस एंड एवरीथिंग इज़ गुड। स्पेशली जब आप एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ फैक्टर्स और भी देखते हैं, जैसे कि जैसे हमने बात करी फीस की होती है कि फीस हैज़ टू बी मैनेजेबल, साथ ही साथ एक डिसेंटली बिग सिटी में या उसके आसपास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर, लीड्स, बर्मिंघम, लंदन लिविंग कॉस्ट थोड़े से बढ़ जाते हैं, सो इट बिकम्स अ बिट मोर चैलेंजिंग फॉर एटलीस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बट लंदन, एडिनबरा, सो ये सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटी सिटीज़ हैं उसके आसपास अगर आप यूनिवर्सिटीज़ ले रहे हैं, दैट गिव्स यू अ बिट मोर चांसेस टू गेट जॉब्स
नॉट जस्ट पार्ट टाइम Yeah, जॉब्स, बट जब आप in अपनी एजुकेशन ख़त्म करेंगे उसके बाद जब आप अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब्स या रेगुलर परमानेंट जॉब्स में भी जाना चाहेंगे तो उस टाइम पे भी स्ट्रगल इतना नहीं रहेगा। हाँ, स्ट्रगल थोड़ा सा कम रहेगा। हमने काफ़ी लोगों के केसेस सुने हैं, 3-3 4-4 महीने में। लाइव एग्जांपल निधि बैठी हुई है, 4 महीने लग गए थे जॉब मिलने में। सैबी वाज अ बिट मोर स्ट्रेटेजिक इन दोज एस्पेक्ट्स कि वो डे वन से ही उसने जॉब्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ढूंढना स्टार्ट किया था। सो ऑलमोस्ट 50-70-150 पता नहीं कितने बहुत सारी जगह अप्लाई करने के बाद शी डिड गेट अ जॉब। उस चीज़ पे हम आएंगे थोड़ी देर में, बट थोड़ा सा वीज़ा पे थोड़ा सा और बात करते हैं। सो आपको क्या क्या प्रोसेस क्या था कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह आपने इसेंशियली जैन इनटेक के लिए आपने स्टार्ट कब से किया था? जैन इनटेक के लिए मैंने अगस्त आई बिलीव वेट या अगस्त में मैंने अपना आइल्स मैंने देना था बिकॉज आई वाज अप्लाइंग फॉर कनाडा टू बी Okay. ऑनेस्ट। यूके तो वाज नॉट इवन ऑन द टेबल। ठीक है, तो मैंने पहले किया कि मेरा टेस्ट बुक था पीआर Okay. के लिए, कनाडा के लिए फाइल मेरी बिल्कुल रेडी थी। जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स मैंने अपना ट्रांसक्रिप्ट लेके सब करा लिया था। बट देन आई रियलाइज कि कनाडा से बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आ रहे हैं एंड देन Yes. मेरे को कोर्स भी करना था तो लाइव एग्जांपल्स, रिजेक्ट कनाडा रिजेक्टेड। वहाँ से रिजेक्ट होके यहीं पे हाँ, वो मोस्टली उस टाइम पे यही चल रहा था। Yeah, सो देन आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी आइल्स एनीवेज आई वाज प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद यूके का जो यूनिवर्सिटी साइड बाय साइड रिसर्च तो मेरा चल ही रहा था। तो उसके बाद मैंने अपना लेवरेज एडयू के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स लगाए तो आइल्स मेरा जनरल ऑलरेडी हो चुका था। Right. ये जो है एकेडमिक था, मैंने दोबारा 2 आइल्स मैंने okay. बेसिकली दिए हैं, एक नहीं दिया। एक ही महीने में मैंने 2 आइल्स दिए, 2 बार, एक एकेडमिक एक जनरल। तो हुआ ये कि मेरा पेपर लग गए, मेरा ऑफर लेटर आ गया एंड प्रोसेस बहुत ही क्विक था फॉर सम रीज़न। तो क्या हुआ कि विद इन 15 डेज मेरे पास यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया था। उसके बाद ऑफर लेटर जो था वो कंडीशनल था। उसमें कंडीशन थी कि आपको एक तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है एंड देन आपको आइल्स अपना एग्जाम देना है। तो उसके बाद मैंने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो एनीवेज जल्दी बन गया था, बट आइल्स एग्जाम मैंने दिया, उसके बाद मैंने सबमिट कराया। लेकिन क्विक क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में आपने खुद बनाया था या एजेंट ने बनाया था या आपने बनवाया था? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आई वुड से कि मैंने एक ड्राफ्ट मैंने पहले बनाया था एंड देन उसको खाली एक कहते हैं ना पॉलिश किया था मेरे एजेंट ने। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूके में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजरिज्म। आपका एक पर्सनल टच आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरे से उसको एंटायरली लिखवाते हैं वो थोड़ा सा आपके नेगेटिव में, आपके अगेंस्ट में जा सकता है। ऑब्वियसली आपके एजेंट उसको थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग्स को ठीक कर सकते हैं, ग्रामेटिकल अगर कुछ मिस्टेक्स हैं उसको कर सकते हैं, बट 90 to 95% द थॉट्स शुड बी योर्स एंड योर्स ओनली एंड नोबडी एल्सेस। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें, मतलब कि हाँ यूके बहुत अच्छा है, ये वो बहुत लोग लिख देते हैं कि मुझे इसलिए जाना है, तो वो सारी चीज़ें फेक लगती हैं। राइट। सो जब निधि भी अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रही थी, सो ये जेनेरिक जो टर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करने चाहिए कि यूके बहुत अच्छा है। नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक यूके अच्छा है तो क्यों अच्छा है। हार्ड फैक्ट्स, लाइक इतने लोगों ने वहाँ पे मास्टर्स की है, इतने लोगों ने वहाँ पे इतने रुपए की जॉब वहाँ पे करते हैं एंड दिस इज़ वाई मैं ये कोर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ एंड LBU इज़ टॉप 100 इन दिस, सो इसलिए मैं LBU अप्लाई कर रही हूँ। सो बहुत यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड डोंट बी जेनेरिक। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, डू इट योरसेल्फ। बाहर से किसी से मदद लेनी है तो मिनिमल लाइक 5%, बट उससे ज़्यादा नहीं। या दैट्स ट्रू। एंड उसके बाद जब मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया एंड देन मेरा आइल्स एग्जाम भी हो गया, तो उन लोगों ने फिर मुझे अनकंडीशनल लेटर भेजा एंड देन आई हैव टू पे माय लाइक फीस। सो थोड़ा सा टाइमलाइंस की बात करते हैं। आपने अगस्त में अपना आइल्स दिया था। यस। एप्लीकेशन कब फाइल करी? एप्लीकेशन एज एन अनकंडीशनल। यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कब लगाई थी आपने? यूनिवर्सिटी में मैंने अगस्त में फर्स्ट को लगा दी थी, फर्स्ट सेकंड अगस्त को लगाई थी। तो इसेंशियली जैन इनटेक है आपका, 6 महीना पहले आपने प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमारा तो निधि का सितंबर इनटेक था, हमने जैन से लगा दिया था, 9 महीने पहले लगा दिया था। बट अगर आप यूके लगा रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपको 6 महीने पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो लेट लतीफ़ कैटेगरी वाले होते हैं जो 2-3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, उनका भी हो जाता है,
बट बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एंड बहुत एक कई बार स्ट्रेंज सिचुएशन बन जाती हैं जिसमें आपको फंसने वाले चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ या मेंटली स्ट्रेस भी बहुत हो जाता है कि अरे मेरा बहुत इनटेक ज़्यादा स्टार्ट होने वाला है, अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया। दैट्स द वर्स्ट, हाँ, मेंटल स्ट्रेस। हमने जब जैन में स्टार्ट किया तो हमारा जून 15 तक हमारा वीज़ा आ गया था, तो हम आराम से उस टाइम चिल करके बैठ गए थे। उस टाइम भी हमें स्ट्रेस हो रहा था कि अभी जैन में स्टार्ट किया, फिर अभी तक नहीं आया, मतलब चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो सितंबर उनका इनटेक स्टार्ट होने वाला है, उनका कोई वीज़ा नहीं आया है, उनके मतलब 2-3 दिन पहले तक उनका वीज़े का कुछ पता नहीं है। सो वीजा तो बहुत दूर की बात होगी, कैश लेटर नहीं आया है। कैश लेटर नहीं आया है। नेहाली का कैश लेटर, आई मीन वो मेरी क्लासमेट, हम लोग वहीं पे ग्रुप में मिले थे एंड देन शी वाज टॉकिंग टू मी बिकॉज मेरा कैश आ गया था, मेरा वीज़ा का भी हो गया था। उसका जनवरी में हमें आना था 23 जनवरी को, और उसका जनवरी में मेरे को लग रहा है 10 के आसपास उसका कैश आया था। दैट वाज लाइक कई लोगों का 1.5 साल बाद आया है। अभी बिंदिया का एक फ्रेंड है, बिंदिया इज निधि's क्लासमेट, उनका एक फ्रेंड है, उसका दो इंटेक्स स्किप करके उसका कैश आया। 1.5 साल बाद उसने बताया अभी मुझे 2 दिन पहले कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको अब जाके वीज़ा मिला है। क्योंकि कई सारी चीज़ें फंस मतलब सकती कैश मिला है, हैं, sorry। लीगल Yes. चेक्स होते हैं आपके कई जो भी चेक्स एक वीज़ा का इमिग्रेशन ऑफिसर आपका एट अ लेटर स्टेज करेगा, सेम एग्जैक्ट लीगल चेक्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ भी करती हैं, क्योंकि अनलाइक कनाडा में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, वो सारा कुछ वो इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर छोड़ देते हैं। यूके में ऐसा नहीं है, जितने चेक्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी कर देती है। अगर कहीं फंसना होगा तो वो आपको कैश वैसे ही नहीं इशू करेंगे, या फिर कुछ चीज़ें फंस रही हैं तो वो आपको बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें डिफर करेंगी। बट अगर आपको कैश मिल गया है, इसका मतलब 95 to 98% चीज़ें ऑलरेडी डन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तभी आपको वो कैश इशू हो रहा है। बट आपको एम्पल टाइम यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव देम इनफ अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी जो चेक्स हैं उसको टाइमली फैशन में कर पाएँ। आप जितना ज़्यादा लेट अपना कैश की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, उतना चांसेस है कि आपका डिले होता जाएगा, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी के ज़्यादातर लोग लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को अप्लाई करते हैं एंड लास्ट मोमेंट आते आते बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। एनीवेज वो भी बिजी हो जाते हैं उस टाइम पे, तो इट्स हमारा रियली 3 डिफिकल्ट। महीने लगे थे। हमारे ये 3 महीने नॉर्मल है, जैसे हाँ, 3 महीने मेरे भी 3 महीने ही लगे 2 थे। से 3 महीने आपको कैश इशू होने में लग ही जाते हैं। सो आपने 1 अगस्त को अपना एप्लीकेशन फाइल कर दी, कंडीशनल ऑफर आने में कितना समय लगा? कंडीशनल मेरा 15-20 डेज में आया था, Okay. मतलब अगस्त एंड तक आ गया था मेरे ओके, पास। एंड कितने दिन में आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की? मेरा क्योंकि आइल्स का एग्जाम थोड़ा सा डिले बुक हुआ था, तो वो सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ था। Okay. तो वही 15 के आसपास मैंने डॉक्यूमेंट। सितंबर 15 में आपने कर दिया, एंड देन Yeah. उसके बाद अनकंडीशनल आने में कितना टाइम लगा? अनकंडीशनल मेरा नवंबर में आया था, नवंबर, सो 9 नवंबर को। ऑलमोस्ट कितने, 3.5 महीने? नहीं, सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके, 2.5 महीने, yeah, तकरीबन 2 से yes, 2.5 महीने yeah. अनकंडीशनल आने में लग गए। निधि के केस में आई थिंक वो थोड़ा सा जल्दी आ गया था, 1-1.5 महीने में आ गया था, सो हमें इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। कैश में करना पड़ा, कैश में। हाँ, बट उसके बाद सो एंड आपने फिर वीज़ा कितने दिन बाद अप्लाई किया था? नहीं, अनकंडीशनल के बाद मुझे फीस देनी थी 50%, एंड उसके बाद कैश के लिए अप्लाई करना था। तो अब कैश के लेटर में ये हुआ था कि 28 डेज का आपको फंड्स दिखाने होते हैं। तो हुआ ये कि मैंने फंड्स दिखाए एंड मेरा कैश लेटर आने में मुझे याद है कि 29 नवंबर को मेरे पास मेल आया कि बिकॉज आपने अपना अनकंडीशनल लेटर जब आप सबमिट कराते हो तो आप अपना वो भी सबमिट कराते हो, फंड्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं। क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, तो यूनिवर्सिटी ने मुझसे बोला कि एक फ्रेश बैंक से लेटर मुझे ला के दो। अब हुआ ये कि वहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि मेरे फादर गए एंड हम लोगों ने अपने फंड्स दिखाए हुए थे। तो हुआ ये कि मेरे फादर बैंक गए, उन्होंने बोला कि आपका ये फंड्स हैं एंड आपका फिक्स्ड डिपॉजिट था, तो उन्होंने मेरा फादर का फिक्स्ड डिपॉजिट चेंज कर दिया। नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। माय फादर वाज इन अवेयर Right. एंड वो घर पे आए, उन्होंने मुझे लेटर दिया एंड लेटर पे नंबर चेंज है। अब फंड्स जो 28 दिन पुराने नहीं थे, तो उस चीज़ में, उस पॉइंट पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई। आई वाज वेरी नर्वस, लेकिन मेरे एजेंट जो था ही वाज रियली आई मीन नाइस, एंड उसने यूनिवर्सिटी से बात की एंड देन दे वर लाइक कि ठीक है, बिकॉज आपने फंड्स जो है वो विड्रॉ नहीं कराए हैं। तो इफ़ एट ऑल आप अपने बैंक जाते हो एंड यू कैन रिक्वेस्ट देम कि आप वो रिटर्न में आपको देते हैं कि ये 28 दिन जो फंड है ना, ये विड्रॉ नहीं हुए हैं, जिस अकाउंट चेंज हुआ है, जो फंड्स हैं ये इतने ही पुराने हैं, 3-4 साल पुराने हैं। तो फिर मेरे बैंक ने मुझे लिख के दिया
एंड बहुत मैटर करता है क्योंकि वो विड्रॉ नहीं हुए हैं, जस्ट ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट्स इट, एंड दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपने, मुझे लग रहा है 10 दिन लिए, बट मेरा कैश आ गया था। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी लेट्स से हम एफडी करते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल रिन्यूअल जो भी होता है, तो वो रिन्यूअल के बाद एफडी का जो एफडी नंबर है वो चेंज हो जाता है। ऑल्दो जो डेट ऑफ एफडी है वो सेम रहती है, तो ये कई बार एक कन्फ्यूजन का पॉइंट हो सकता है फॉर एन वीज़ा मिग्रेशन ऑफिसर या फिर यूनिवर्सिटी के लिए। तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। ऑब्वियसली सैबी के केस में उनको चल गया, क्योंकि जब तक वो वीज़ा फाइलिंग करती, वो जो डेट थी वो 28 डेज से ज़्यादा हो जाती है, एंड यूनिवर्सिटी वाज अ बिट कंसिडरेट इन दिस केस, तो उन्होंने कैश इशू कर दिया। बट आपको कोई भी चांसेस नहीं लेने चाहिए इफ़ इट इज़ एन एफडी। मेक श्योर कि इट हैज़ इनफ टाइम जिसमें वो रिन्यू होने वाली है, नॉट जस्ट 1 मंथ और 2 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम हो, क्योंकि ये जो एक पॉइंट है ये हमारे केस में भी आया था कि हमारा जब तक कैश हमारे पास आया, जब हम वीज़ा फाइल करने की स्टेज पे पहुंचे, हमारा भी जो एफडी का नंबर है वो चेंज हो गया था। बट ये चीज़ हमने पहले से फोर्स ही कर ली थी, प्रिडिक्ट कर ली थी, इसलिए हमने उस चीज़ को उसी तरीके से मैनिपुलेट और सेटअप कर रखा था ताकि एफडी का नंबर में कोई प्रॉब्लम हमें ना आए। ओके, थोड़ा सा फंड्स के बारे में बात करते हैं कि फंड्स आपने कैसे खुद से अरेंज करें, लोन लिया है या कैसे किया है? सो हुआ ये था कि शो फंड्स मैंने अपने फादर के ही किए थे, लेकिन मैंने लोन पहले से अप्लाई कर दिया था। अब लोन में ये हुआ था कि मेरा लोन जो है वो अप्रूव नहीं हुआ था ओके, जब तक, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स का कुछ ना कुछ इशू बार बार आ रहा था। इट्स नॉट इजी टू गेट अ लोन, यू नो, लोग बोलते हैं एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है, इट्स दैट्स नॉट ट्रू, नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से मिलता है। एंड देन हुआ ये कि जिस दिन मेरा पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, मेरा वीज़ा आ गया, एवरीथिंग वाज रेडी, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उससे 3 दिन पहले मेरा लोन डिस्पर्स हुआ था। सो दैट वाज स्कैरी, बट एनीवेज बट एनीवेज आपने, हाँ, बैकअप, यू हैड अ बैकअप प्लान, आपने फादर के फंड्स शो कर रखे थे, सो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप लोन ले रहे हैं, सो एजुकेशन लोन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फादर को या अपने स्पाउस को, जो भी आपके एक नियरेस्ट रिलेटिव है, आप उनका नाम उस लोन में डाल सकते हैं। एज इट इज नियरेस्ट जो भी ब्लड रिलेटिव है उसको को एप्लीकेंट तो वो डालते हैं। और कई बार लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि अगर आप एक को एप्लीकेंट हैं एंड इट्स अ स्टडी लोन, आप उस पर इनकम टैक्स का रिबेट भी ले सकते हैं, एंड इट्स अ ह्यूज वन। लाइक अगर आप 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं और अगर आपने 12 लाख का लोन ले रखा है, 12 लाख का 30% इज समथिंग लाइक 3,80,000 और 4 lakhs, एंड दैट्स अ ह्यूज रिबेट। सो आपको हमेशा उसको यूज़ करना ही चाहिए। ये गलती हमने की एंड बाद में हमें रियलाइज़ हुआ, हमने अपने पर्सनल फंड्स यूज़ किए एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ करके हमने फ़ीस पे करी थी। अगर आप लोन ले रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर आप उस पर इनकम टैक्स की जो रिबेट है उसको ज़रूर आप अवेल करें। ओके, हमने फंड्स की बात कर ली, हमने टाइमलाइंस की बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल वीज़ा एक्सपीरियंस, वीज़ा फाइलिंग। आपने ऑब्वियसली इंडिया जो दिल्ली वीएफएस से आपने फाइल करी होगी, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीएफएस ऑफिस की। कैसा आपका एक्सपीरियंस था? सो वीएफएस ऑफिस का एक ये कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्यों, कि वीआईपी करना है एंड दे फोर्स यू, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव नोटिस कि वो बोलते हैं कि अगर आप वीआईपी लाउंज लेते हो, दैट दे विल प्रोसेस योर वीजा विद इन 15-20 मिनट्स। कोई फायदा नहीं होता है। मेरा भी 15 मिनट में हो गया था। हमारा भी नॉर्मल में किया था, 10-15 से 20 मिनट में हमारा भी हो गया था। उससे ज़्यादा की वेटिंग होती नहीं है। हम तो कोविड के टाइम्स में गए थे, उस टाइम भी आई थिंक लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं था, बट हमारा 15 मिनट के अंदर सारा का सारा प्रोसेस, कोई नहीं बैठा था, कोई भी नहीं था। एंड मुझे आपको लाउंज लेना क्यों भाई? 15 मिनट में आप लाउंज को यूज कैसे करोगे? हाँ, दैट डजंट मेक सेंस। और वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन चेक का भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। कोई जरूरत नहीं थी। तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग भी आप खुद से कर सकते हो, बट वो आई थिंक इट्स वेरी चीप, लाइक 1000 रुपीज और समथिंग। तो अगर आप चाहो तो वहां पे भी जाके कर सकते हो, या फिर अगर आपसे कुछ मिस हो गया डॉक्यूमेंट इनिशियल स्टेज पे जो आपने सबमिट नहीं किया है,
तो अब वहाँ जाके कर सकते हो, दैट्स स्टिल एन ऑप्शन। एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग था और एक डॉक्यूमेंट चेक का ऑप्शन भी था। Right. तो डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराया था, स्कैन तो मैंने भी कराए थे। तो उसमें लेमिनेशंस का भी होता है डॉक्यूमेंट, बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं कि डॉक्यूमेंट लेमिनेशन नहीं होने चाहिए। हाँ, आपको फोटोकॉपी कैरी करना होता है इफ एट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर सो लेमिनेटेड। लेमिनेशन का एक बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, बट इन आवर एक्सपीरियंस लेमिनेशन वाज नेवर एन इशू। उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि जो निधि की भी डिग्रीज थी, डिग्री एंड मार्कशीट्स थी, वो सारी मोस्टली लेमिनेटेड। तो आई नो यूएस में या कुछ कंट्रीज के लिए ये प्रॉब्लम होती है, बट हमारे केस में नहीं हुई। सो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा आपने कुरियर सर्विस ली थी या सेल्फ पिकअप लिया था? पासपोर्ट के लिए कुरियर सर्विस मैंने ली थी। सो आप दिल्ली में थी, आपने फिर भी कुरियर सर्विस ली थी, राइट? या बिकॉज आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम। और हाँ, तो ये यहाँ थोड़े से माइंड हाँ, तो ये यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आता है कि अब इन हाइंडसाइट हम आपको बता सकते हैं कि इफ़ यू कैन, आपको सेल्फ पिकअप चूज करना चाहिए। फर्स्ट इज ऑब्वियसली आपके पैसे बचेंगे, लाइक 1500 रुपए कुरियर के होते हैं। सो 750, राइट? आई मीन विद इन दिल्ली था, तो हाँ, विद इन दिल्ली, हाँ, राइट। सो हमारा आई थिंक 1500 लगा था या 3500 लगा था, कुछ तो भी लगा था, क्योंकि हमारे तो डिपेंडेंट एंड स्टूडेंट दोनों था, तो दो थे, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे थे वो। और हमने एक्सप्रेस कुरियर भी चूज़ किया था। आई थिंक प्राइस में शायद डिफरेंस था, 3500 रुपये कुछ होता है। हाँ, तो बट वी रियलाइज लेटर कि जैसे हमारे पास मैसेज आ गया, SMS आ गया, उसके बाद उस समय से लेकर जब तक आपका वीज़ा आपको नहीं मिल जाता, जब तक आपका पासपोर्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता, दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम टू पास। एक मिनट जैसे काउंट करना ना, मतलब कि ट्रैकिंग करना, रे मतलब कभी कभी फंस जा रहा है, 1 दिन में आने वाला है, 2 दिन में आने वाला है, वो टाइम नहीं कटता है। सो वी वर लाइक कि हम ब्लू डार्ट का ट्रैकिंग खोल के बार बार ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा। वो आपको 2 ईमेल्स करते हैं, एक आपका वीजा डिस्पैच की और एक आपके BRP डिस्पैच की। और मेरा वीजा पासपोर्ट डिस्पैच का मेल आ गया था, BRP का नहीं आया था। सो दैट वाज आल्सो स्कैरी। और कई बार आपको कोई मेल नहीं आता है, ठीक है, आपको कोई मेल नहीं आता है, स्पेशली रिजेक्शन में आई थिंक मेल आता है, बट अगर आपका वीज़ा सक्सेसफुल है तो उस केस में आपके पास कोई मेल वगैरह नहीं आती, जस्ट आपको एक SMS आएगा। तो एंड उसमें बट आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मोस्ट लाइकली अगर आपके पास रिजेक्शन मेल नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव वीज़ा, इट्स अ सक्सेस वीज़ा। सो बट येस, इफ़ यू कैन, अगर आप आसपास रह रहे हैं, इफ़ यू कैन, प्लीज़ डू अ सेल्फ पिकअप, बिकॉज मेंटली वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। ओके, सो VFS में आपने बायोमेट्रिक्स करा लिया, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड लिया था या स्टैंडर्ड? नहीं, सॉरी, मेरा प्रायोरिटी था बिकॉज मेरा कैश लेट हो गया था। ओके, तो मैं अगर स्टैंडर्ड भी लेती तो हो जाता, बट ऑब्वियसली आई वाज ईगर कि भैया पता चल जाए सब कुछ। आपने दिसंबर में अप्लाई किया था? या मैंने 25 दिसंबर को मेरी अपॉइंटमेंट थी। नो सॉरी, 25 नहीं, 28 दिसंबर को मेरी अपॉइंटमेंट थी एंड 4 दिन के बाद मेरा वीज़ा आ गया था। 7 डेज का इनका मतलब विंडो होता है प्रायोरिटी वीज़ा में, लेकिन मेरा 3-4 दिन में। 5 बिजनेस डेज होता है, 7 कैलेंडर डेज हो गया, तो यूजुअली 4 दिन 5 दिन में आ जाता है, अनलेस इट्स अ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रायर वीज़ा रिजेक्शंस या फंड्स में कोई इशू आ गया या और कोई सिनेरियोज हैं, सो पोटेंशियली नॉट इन एवरी केस बट कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रायोरिटी वीज़ा को भी एज अ स्टैंडर्ड वीज़ा ही वो ट्रीट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सो उस केस में आपके लिए डिले हो सकता है, बट शी वाज लकी 4 दिन में हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली यहाँ तक लगी जा रही। आई मीन बोलने में अच्छा लगता है लक, बट इट्स नॉट लक, एक्चुअली मेहनत होती है, काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में हमारी चल रही होती है, बट ठीक है वो। ऑलराइट, सो 25 दिसंबर 29 को आपको आ गया, आपको 29 आई डोंट नो 29 या 30, मतलब 31 से पहले मेरे पास वीज़ा था। फ्लाइट्स बुकिंग आपने कैसे करी थी? फ्लाइट्स बुकिंग मैंने वीज़ा अप्लाई करती ही कर दी थी, पहले कर दी थी, बिकॉज हो ये रहा था कि मैं चेक कर रही थी, जब मैंने स्टार्ट किया था चेक करना, फ्लाइट्स 35,000 थी, एंड जब मैंने बुक किया दैट वाज 50,000। तो मुझे पता था कि अब बिकॉज हो रहा है तो इंक्रीज ही हो रही हैं, एंड एट दैट टाइम सभी लोगों ने आना है, तो ऑब्वियसली वो चार्जेस इंक्रीज हो रहे थे, तो मैंने पहले ही कर दिया था। एंड मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, तो वो रिफंड पॉलिसी देख के किया था।
So yeah, that was one वो thing. थोड़े से एक्स्ट्रा लगते हैं, बट इट इज Yeah. पीस ऑफ माइंड वो देता है आपको. Exactly. इट्स अ गुड थिंग. बट जैन इनटेक इज स्टिल नॉट, जैन इनटेक इज स्टिल थोड़ा सा उसमें रश कम होता है, Yeah. तो आपको चीपर प्राइसेस मिल जाती हैं. बट अगर आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है. टिकटें 2-2 लाख की हो जाती हैं लास्ट मोमेंट पे. द स्ट्रैटेजी वी चोज, लाइक मैंने और निधि ने हमने क्या किया था, हमने 3-4 महीने पहले ही टिकटें बुक कर दी थी. कैश आने के बाद शायद अनकंडीशनल आते ही कर दी थी हमने. हाँ सो हमने निधि और हमने क्या किया था कि हमने 3 या 4 महीने पहले एडवांस में, आई थिंक जुलाई में हमारा वीज़ा आया था, बट हमने मई या जून में ही अपनी टिकटें कर दी थी. और दोज आर वेरी चीप टिकट्स, लाइक 26,000 पर पर्सन करके था. मतलब जितना चीप हो सकता था, मतलब इससे चीप नहीं हो सकता था. एंड दैट टू इन कतर एयरवेज. ठीक है. सो दैट वाज रियली रियली गुड. हमने इसलिए पहले ही कर दिया था. बिसाइड्स हमने कतर की वेबसाइट पर डायरेक्ट किया था, क्योंकि उस केस में क्या होता है, एक तो बैगेज अलाउंस हमें एक्स्ट्रा मिला था, एंड ऑल्सो उनकी जो कैंसिलेशन पॉलिसी है वाज रियली फेवरेबल. लाइक अगर आप कैंसिल करते तो आपको वो क्रेडिट मिल जाता, एंड उस सेम क्रेडिट को यूज़ करके आप दूसरी फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, विच इज़ यूजुअली नॉट द केस अगर आप पेटीएम से कर रहे हैं या एमएमटी से कर रहे हैं. मेक माई ट्रिप में तो दे हैव एन ऑप्शन कि आप एक्स्ट्रा पे करके इंश्योरेंस लेके एंड आप वो कैंसिल बाद में कर सकते हो. नहीं, मेरे फ्रेंड के साथ उल्टा हुआ था. मैं और निशांत, हम लोग सेम फ्लाइट में आए. ठीक है. उसने एमिरेट्स हमारी फ्लाइट थी. Okay. उसने एमिरेट्स की वेबसाइट से किया, मैंने मेक माई ट्रिप से किया. सेम प्राइस, सब कुछ सेम था, लेकिन उसको जो बैगेज अलाउंस मिला था वो 35 kg का था. मेरा 45 kg था ना. ये एक बहुत अच्छा So you पॉइंट have to compare. है. यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैगेज अलाउंस होता है, मैंने भी कई वीडियोस देखी हैं, सब लोग बोलते हैं कि आप 50 किलो ले जा सकते हैं, 60 किलो ले जा सकते हैं, 2 बैग ले जा सकते हैं, 3 बैग. गाइस ऐसा नहीं होता है. आपको एयरलाइन टू एयरलाइन डिफर करेगा, डेस्टिनेशन पे कई बार डिफर करता है, एंड कौन सी टिकट ले रहे हैं आप उस पर डिफर करता है. सो प्लीज़ अपनी जो टिकट की कंडीशंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें. इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके पूछें, कंफर्म करके आएँ कि कितना आपको लगेज का अलाउंस है. अदरवाइज जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और एक्सेस बैगेज होता है तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है. आई थिंक इट्स इन ट्यून्स की 2,000-3,000 रुपये पर केजी. 1 kg या 2000 मेरे को उन्होंने बताया था. बहुत महंगा पड़ जाता है. घर पे अगर आपके पास एक वेइंग स्केल नहीं है, 1,000 रुपये का एक वेइंग स्केल खरीद लो. और ये सारी चीज़ें हैं, घर पे सॉर्ट आउट करके आना, एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. और वही आप अगर कॉल करके उनको एक्स्ट्रा बैगेज लेते हो तो वो 5,000 में आपको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, तो विच इज़ मोर फिजिबल. प्री बुक करा रहे हैं आप तो वो थोड़ा सा चीपर पड़ जाता है, बट देन उसके दूसरे सॉल्यूशंस हैं जो कि हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने नॉर्मल अलाउंस के साथ आ जाइए एंड पीछे से आप सामान मंगा सकते हैं. That's what I did. हाँ, एक्स्ट्रा बैगेज जो भी होता है वो 25 kg के आसपास कुरियर करवा सकते हैं. 10,000 में 25 kg 30 kg आ जाता है. तो दैट्स डैम चीप. सो आप वो सर्विस यूज कर सकते हैं. लद के नहीं लाना हाँ, पड़ता है. बहुत That's ज़्यादा again, मुश्किल हो जाती you know, है. problem है. लाइक हमारे केस में भी जैसे आपका डायरेक्ट फ्लाइट थी या फिर नहीं, मेरा दुबई में लेओवर था, बट इट वाज लाइक डायरेक्ट. मुझे कुछ सामान चेक आउट नहीं करना था मुझे. हाँ, लेकिन हमारा भी लेओवर था, लेकिन जो एक बैकपैक था हमारा वो कहने को 7 kg होता, बट आराम से हमने 12-15 kg का सामान इसमें ठूस रखा था. एक तो वो सामान को ढोना, एंड देन एयरपोर्ट से लेकर पहले फिर हम ट्रेन स्टेशन गए, फिर ट्रेन स्टेशन से मैनचेस्टर में उतरे. हम मैनचेस्टर से हम ट्रेन स्टेशन गए. बहुत लंबा एक डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ता है. नहीं, मैं तो खैर 22-30 मिनट्स. आई हैव नो आईडिया. सो एक वो बहुत देन वहाँ से आपको ट्रेन में चढ़ो, ट्रेन से आपको या तो कैब करो या तो ट्रेन से आप आ रहे हो, देन लीड्स स्टेशन उतर के. सो एक बहुत हेक्टिक एक चीज़ हो जाती है. प्लस एक नया सिटी है, नया देश है, वहाँ पे इतना सारा सामान कैरी करके जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है ना वो ऑलरेडी आधी हो जाती है. सोचने की जो क्षमता होती है वो आपकी कम हो जाती है इतनी लंबी फ्लाइट के बाद. या सो अगर पॉसिबल हो सो आप कम सामान के साथ ही आओ, जितना आपको ज़रूरी है. बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है आप पीछे से उसको मंगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट योर फ्लाइट जर्नी. फ्लाइट जर्नी आपने दिल्ली से करी? दिल्ली से मैनचेस्टर? दिल्ली से पहले मेरा दुबई था लेओवर. इट वाज 8 hour लॉन्ग लेओवर, बट दुबई का एयरपोर्ट इज रियली नाइस. या सो इट वाज इजी. और दुबई में तो आप बाहर भी जा सकते हो, एंड उसमें एक बेसिकली ट्रांजिट वीजा लेके आई थिंक इट्स जस्ट 1,500 रुपीज समथिंग. या बट वही था क्योंकि मेरा जो लेओवर था वो रात को था. लाइक कि ठीक है, क्या ही करना है, एनीवेज अंदर ही रहो.
उस टाइम पे इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है। एक गुड पॉइंट, थोड़ा सा मैं आप सॉरी डिस्टर्ब करूंगा, यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी ये कर सकते हैं कि अगर आपका दुबई का लेओवर है, जो भी फ्लाइट्स होती है ना उसमें ऐसा होता है ना कि जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं। जो लेओवर का पीरियड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कई फ्लाइट्स एमिरेट्स की ऐसी होती हैं जिसमें अप टू 24 आवर्स का भी लेओवर होता है। Yeah. अगर आप दुबई कभी नहीं गए हैं, इट्स अ वेरी नाइस वे टू विजिट दुबई। आप दुबई 24 घंटे का लेओवर लो, दुबई एक दिन एक्सप्लोर करो, वहाँ से अपना गोल्ड खरीदो, आईफोन खरीदो। स्टार्टिंग का यही था। आईफोन प्रो मैक्स में 40,000 का डिफरेंस है यूके एंड वहाँ पे। एंड आप गोल्ड भी ले रहे हो, एक 1.5 लाख के गोल्ड ले रहे हो, तो आप आराम से 30-40 हज़ार रुपए बचा रहे हो। फ्लाइट का खर्चा आराम से निकाल सकते हो अगर आप दुबई में लेओवर ले रहे हो। दुबई, बिकॉज मेरा ये प्लान था कि मैं फ्रांस, पेरिस का मेरा प्लान था या इस्तांबुल, बट वो मुझे मिली नहीं। राइट, तो दुबई सिर्फ बची थी मेरे पास। राइट, तो दैट वाज वन थिंग। दैट्स अनदर थिंग दैट यू कैन डू। बट हाँ, गोइंग बैक टू योर airline experience, how was Emirates? Is for sure it's one of the best. It's like the best. But हुआ ये था कि आपको पता चलता है ना, when जब मैं दिल्ली से जब दुबई आई, the food was really good. It was all Indian food. लेकिन जब दुबई से मैनचेस्टर आना था, तो जब उन्होंने मुझे फूड सर्व किया, it was English breakfast. I was like, okay, now I'm in England officially. But overall it was nice. इसमें भी आप अपने ऑनलाइन जब चेक इन होता है उस टाइम पे आप फूड प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सो उसमें कई बार आपको देखना पड़ता है, बट अदरवाइज आई मीन एमिरेट्स इज एमिरेट्स, उसमें कुछ दो राय नहीं है। तो इट वाज रियली गुड, यू नो। पर्सनली मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि एयर इंडिया इज नॉट गुड, एंड कतर एंड आई बिलीव एमिरेट्स, दे आर द लाइक बेस्ट, दे आर द बेस्ट। आई मीन इस रूट पे दे आर द बेस्ट। बट कतर का मैंने कैंसिलेशंस सुनी है कि होती हैं। एयर इंडिया की कैंसिलेशंस कभी नहीं होती हैं। कतर इनफैक्ट हमारे केस में भी मल्टीपल टाइम्स कैंसिल हुई थी, बट वो 15 को हमने बुक करी थी, वो कैंसिल होते होते वो एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि वो पूरा कैंसिल हो गया था। देन वो रीस्केड्यूल होकर 16 को हो गया था। दैट वाज अ स्कैरी मोमेंट फॉर अस, क्योंकि जितना क्लोजर जाके वो कैंसिलेशन होता उतने ज़्यादा हमें टिकटों के पैसे पे करने पड़ते। बट स्टिल इट वाज ओके। मतलब कतर का एक्सपीरियंस, अब तो हम 2 बार ट्रैवल कर चुके, तो इट्स नाइस। But obviously Emirates is Emirates, and you got a damn good deal, like 50,000 में Emirates, वो भी 50,000 Emirates, and जो मेरी थी वो aisle seat थी, and the thing was मेरी थोड़ी सी पीछे सीट थी, तो मेरी 3 की बजाय 2 थी। So I have a lot of leg space as well. So that was right. So that was good. So okay, थोड़ा सा एयरपोर्ट से जाने की पहले की एक जर्नी बात करते हैं। So international airport Delhi, 3 hours is recommended as how early did you reach there? No, so I reached around 1. मेरी फ्लाइट जो थी वो 4 बजे थी। तो मुझे 1.5 घंटा तो मुझे वहाँ पे अंदर चेक इन कराने में ही लग गया था। एंड उसके बाद लेकिन इमिग्रेशन के टाइम पे सिर्फ 2-3 मिनट लगे मुझे, दैट्स इट। राइट। सो अगर आप थोड़े ऑफ आवर्स में जा रहे हैं, लाइक आप दूर से आ रहे हैं एंड आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, फ्लाइट सुबह 4 बजे 3 बजे की, आपको 9-10 बजे पहुंचना है, आप लाउंज सर्विसेज ले सकते हैं। वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज जो मेरा फ्रेंड है निशांत, ही इज फ्रॉम जोधपुर, तो वो पहले ही आ गया था, एंड ही वाज रियली हैप्पी अबाउट इट कि लाउंज में इट्स गुड, आप खा सकते हो आराम से, एंड यू कैन एक्चुअली रेस्ट, बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट्स रियली बिजी बाहर की अगर आप बात करते हो तो, लेकिन लाउंज इज रियली गुड। स्पेशली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जहाँ पे आई थिंक 50+ गेट्स हैं, 50-60+ गेट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, आपको बैठने की जगह भी ना मिले। तो आप थोड़ा सा अपने लाउंज के लिए पहले से प्लान करके जाना, क्योंकि कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें कि आपको बहुत चीप रेट्स पे मिल जाता है, या फिर आजकल तो रुपए डेबिट कार्ड पे भी बहुत चीप रेट पे 1 रुपए में आई थिंक लाउंज सर्विस मिलने लगी है। राइट, सो खाना मिल जाता है। राइट, लाउंज एक्सेस एंड प्लस खाना 1 रुपए में, दैट्स वेरी गुड डील। सो आप एंड यू कैन एक्चुअली पैक। सो उसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा पहले रिसर्च करके जाएं। 3 घंटे पहले पहुंचे। लेट्स टॉक अबाउट करेंसी। आपने करेंसी एयरपोर्ट से ली, पहले ली, या कुछ नहीं अरेंज किया? करेंसी मैंने ऑलरेडी मैंने बहुत ही कम करेंसी ली थी, 200 पाउंड्स मैंने सिर्फ कैरी किए थे, तो लेकिन वो मैंने पहले ही ले ली थी 1-2 दिन। कहाँ से लिए थे? मैंने वेस्टर्न यूनियन से। मैं आई हैव बीन यूजिंग वेस्टर्न यूनियन ओनली, मैं किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं गई हूँ। वेस्टर्न यूनियन इज द बेस्ट। सो दे गिव यू कार्ड और कैश? दे गिव मी कैश। 200 पाउंड कैश। उसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह फिल किया था? यस, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, मैंने अपना वीज़ा सबमिट कराया था, उसकी फोटोकॉपी। तो एंड इवन बैंक ट्रांसफर के लिए भी एवरी टाइम दे आस्क मी फॉर माय BRP, जितनी बार भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे भेजे हैं, सो दे डू योर बैकग्राउंड चेक,
वो ऐसे नहीं आपको, दे डोंट गिव यू कैश, दे डोंट ट्रांसफर मनी। राइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन करके जाना पड़ेगा। आई नो फॉर अ फैक्ट देर आर सम शॉप्स इन दिल्ली, लक्ष्मी नगर, रजौरी गार्डन साइड, तिलक नगर साइड, वहाँ पे शॉप्स है जहाँ पे आप इंडियन करेंसी दे के यू कैन गेट एनी फॉरेन करेंसी, और वहाँ पे एक्सचेंज रेट भी आपको बेटर मिल जाता, बट दैट्स अ रिस्की अफेयर। सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, डू इट एट योर ओन रिस्क। बट इवन इन आर केस जो हमने किया था कि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉरेक्स कार्ड था जिसको हमने यूज़ किया था दुबई जब हम घूमने गए थे 1-2 साल पहले, तो हमारे पास फॉरेक्स कार्ड था, उसमें बस मैंने सो हमें बैंक जाना पड़ा, एक एप्लीकेशन फिल करके हमें उसमें जीबीपी ऐड कराना पड़ा था। सो जीबीपी ऐड करा के हमने देन मैंने अपने सेविंग अकाउंट से उसमें करेंसी लोड कर ली थी, आई थिंक 50,000 60,000 कुछ मैंने। एंड व्हेन वी लैंडेड हियर इन यूके, तो मैंने एयरपोर्ट से ही करेंसी विड्रॉ कर ली थी। ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे अगर आप करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लाइक आई थिंक 100 पाउंड पे हमें 5-7 पाउंड तो ऐसे कुछ चार्जेस देने पड़ गए थे, बट अगर आप एयरपोर्ट से बाहर जाके करेंगे थोड़ा सा तो आपको फ्री में विड्रॉल मिलेगा। सो दैट्स समथिंग यू कैन डू। अनदर थिंग जो हमने ट्राई किया था वो था हमारा डेबिट कार्ड, जो नॉर्मल आईसीआईसीआई का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, दैट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट इवन हैव टू कैरी अ फॉरेक्स कार्ड। या एक्चुअली मेरे पास भी यही था कि एक मैंने अपना डेबिट कार्ड कैरी किया था, एक मैंने नियो कार्ड गलती की थी। मैंने नियो कार्ड लिया था लेकिन वो मिला नहीं, एंड एज इट इज वो बाद में डिसकंटिन्यू वो हो गया हुआ था। यही कि जिस दिन मैंने आना था उससे मतलब पैकिंग हो रही थी मेरी, एंड बिल्कुल मेरी 21 या 20 तारीख की मेरी फ्लाइट थी। क्या हुआ कि एक दिन पहले ग्रुप में मैसेजेस आने लगे यूनिवर्सिटी वाले, जो स्टूडेंट्स पहले आ गए थे, दे वो टेक्सटिंग की नियो कार्ड नहीं चल रहा है, पैसे नहीं है, दिस एंड दैट। तो मैंने मेरे को ऑलरेडी पता था, मेरे एजेंट ने बताया था कि HDFC का फॉरेक्स कार्ड है, जस्ट गो एंड गेट इट। तो अब मैंने फॉर अ सेफर साइड 2,000 पाउंड मेरे पास थे ऑलरेडी, एंड मैंने नियो कार्ड भी था ही, बट आई वाजंट श्योर कि वो चलेगा। तो मैं फटाफट जाके अपना HDFC का फॉरेक्स कार्ड लेके आई, एंड उसमें आप GBP लोड कर सकते हो। दैट्स लाइक द वाइजेस्ट थिंग जो मैंने की। अगर मैं नियो कार्ड के भरोसे आ जाती तो आई डोंट नो क्या होता मेरा। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर कि केवल एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी भी ऑनलाइन या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको नहीं आना है। यू हैव टू कैरी वन बैकअप, टू बैकअप एज मच एज यू कैन। लाइक हमारे केस में हमारे पास 3 क्रेडिट कार्ड थे, 3-4 डेबिट कार्ड थे, फॉरेक्स कार्ड थे, we had a lot of options, and you should have like options. यहाँ पे no one's gonna help you, you know. Yes, for sure. So आपको self prepare होके आना बहुत ज़रूरी है। Let's talk about your immigration experience. आप मैनचेस्टर लैंड हुए? Yeah, मैनचेस्टर लैंड हुए। How was your experience? आपसे क्या क्या questions पूछे गए? मेरे से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। एक तो कि मेरा वीज़ा टाइप क्या है, एंड देन मेरी यूनिवर्सिटी वेयर इज इट। तो लीड्स वेकेट यूनिवर्सिटी, इट्स इन लीड्स। That's the like only 2 questions they asked me. That is the same experience that we had. बहुत से YouTube वीडियोस पे हमने देखा है, वो बहुत ज़्यादा डराते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे और आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे। गाइज, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप जेन्युइनली पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको अपनी कोर्स डिटेल्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, इफ़ यू हैव डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। आप जितने ये जो भी वीडियोस हैं उनको प्लीज़ देखना बंद करें, एंड बहुत ही शांत दिमाग से आप जाएं, अपना इमिग्रेशन करवाएं यूके बॉर्डर। हमारे केस में निधि, हमने क्या किया था कि एक हमने प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिवर्सिटीज पूछती हैं। हम भी बहुत नर्वस थे उस टाइम पे, वीडियोस देख। मैं नहीं था, निधि थी। मैंने वीडियोस देखी ही नहीं थी, आई वाज लाइक नहीं देखना है। तो निधि ने प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस एंड उसका प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ था, और आने से पहले फ्लाइट में भी उसको पढ़ रही थी कि ऐसे ऐसे सारी चीजें कहीं पे से कुछ और एक्स्ट्रा ना पूछ ले। बट 2-3 चीजें पूछी जो सैबी ने बताया, उसमें से बस एक ऐड हुआ कि आप कहाँ रहने वाले हो, आपका स्टे कहाँ पे होगा। तो वो हमने बताया कि अभी हमारा होटल बुक है, हमारा अभी मतलब घर हमने नहीं लिया है, दैट्स इट। तो So yeah, that is great. Welcome to UK, Sabi. Guys, इसका एक दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे, जिसमें कि सैबी को ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6 महीने हो चुके हैं। सो यूके में इनकी जर्नी कैसी रही, इनको पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिले, इन्होंने अपना रेंटल प्लेस कैसे ढूंढा, असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं, फीस कैसे पैसे पे करती हैं, कितने की इनकी सैलरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आएंगे।
Thank you so much, Sabi, for being with us, for being on the channel, and we really appreciate it. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you, guys. Thank you for watching. See you in the next video. Peace.